नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कुंडली में सबसे ज़्यादा दोष बनते हैं चंद्रदेव को लेकर, चाहे वह अमावस्या दोष कह लीजिए आप या विष दोष कह लीजिए। और आज हम ऐसे ही एक दोष के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चंद्र ग्रहण दोष। यह दोष भी चंद्रमा को लगता है। कैसे लगता है और कैसे हम कुंडली में देख सकते हैं कि यह दोष आपकी कुंडली में लग रहा है या नहीं लग रहा है, और अगर है आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष तो आप इस दोष को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और इस दोष से आपको क्या क्या हानि हो सकती है, मतलब इस दोष के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। दोस्तों, जैसे कि भी मैंने आपको बताया है कि जो चंद्रदेव है वह मन का कारक होता है, इसलिए अगर चंद्रदेव से कोई भी दोष बन रहा है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर मन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमें मन से कुछ भी परेशानी होगी तो उसका असर हमारा सीधे शरीर पर भी पड़ता है। तो ये चीज़ आपको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चंद्रदेव के साथ किन ग्रहों की युति बन रही है और कैसे आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यह दोष कैसे बनता है। चंद्र ग्रहण दोष पहले मैं बताऊंगी चंद्र ग्रहण दोष क्या होता है। देखिए, यह दोष बनता है चंद्रमा से। चंद्रमा से ये दोष बनता नहीं है, चंद्रमा को लेकर यह दोष बनता है। और चंद्रमा के साथ में ग्रहों की जो युति होती है उससे यह दोष बनता है, और इसका साइड इफेक्ट सीधा होता है चंद्रदेव पर, यानी कि हमारे मन पर। तो चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है, देखिए अगर अमावस्या दोष होता है तो उसमें भी यही होता है कि सूर्य देव के कारण चंद्रदेव को ग्रहण लगता है। चंद्रदेव की जितनी भी शक्ति होती है, जितना भी बल होता है, वह सारा खत्म हो जाता है, वह सारा सूर्य देव के कारण खत्म हो जाता है। तो उससे जो चंद्रदेव है वह निर्बल हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। और यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण दोष है, चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। तो जब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो चंद्रदेव जो है वह बलहीन हो जाएंगे और चंद्रदेव की शक्ति है वह खत्म हो जाएगी, और इससे यह चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। और फिर बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। चंद्र ग्रहण दोष किन ग्रहों की युति से बनता है। देखिए, चंद्र ग्रहण जो दोष है आपकी कुंडली में अगर बन रहा है, किन ग्रहों की युति से बन रहा है, वह बनता है राहु या केतु देव की युति से। देखिए, राहु देव या केतु देव की यह युति से यह दोष बनता है। तो यह दोष कैसे बनता है, पहला इसका नियम क्या है। यह दोष जब बनता है तो आपको ये चीजें भी देख लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला नियम है कि राहु देव और केतु देव दोनों ही अगर योग कारक है तब यह दोष नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मारक होने चाहिए। अगर योग कारक की स्थिति में है राहु देव केतु देव, तब यह दोष नहीं बनेगा। और अगर राहु देव और केतु देव मारक है लेकिन उनकी स्थिति जैसे नीच के हो गए हैं वो, और नीच राशि के साथ में बैठे हैं, तब भी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो चंद्रदेव को और भी ज्यादा यह दोनों ग्रह पीड़ित करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक लगन कुंडली है फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ताकि आप भी अपनी कुंडली में देख सकें कि यह दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर मेरे पास है तुला लगन की कुंडली। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चंद्रदेव का इसमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि चंद्रदेव योग कारक होने चाहिए या मारक होने चाहिए। बात है राहु देव और केतु देव की, क्योंकि राहु देव और केतु देव से ही यह दोष बनता है। तो राहु देव और केतु देव की स्थिति हमको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हाउस में अगर चंद्र और राहु केतु दोनों में से कोई से मान लीजिए, तो चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं और राहु देव यहाँ बैठे हैं। देखिए, चंद्रदेव यहाँ पर योग कारक हैं क्योंकि उनको केंद्र का घर मिला है, बैठे भी केंद्र में ही है, तो चंद्रदेव यहाँ पर योग कारक हो गए। तो चंद्रदेव को खैर हमें इतना देखना नहीं है, उनकी स्थिति फिर भी इतना मैटर नहीं करती जितना कि राहु देव और केतु देव की होती है।
तो यहाँ पर चंद्रदेव तो योग कारक हो गए हैं और राहु देव देखिए मित्र की राशि के साथ में बैठे हैं, शुक्र देव की राशि के साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पर राहु देव, फिर हमें शुक्रदेव की स्थिति भी देखनी है। अगर शुक्रदेव 6, 8, 12 में है तो शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मित्र अगर स्वयं बुरे भाव में बैठा है, मित्र अगर स्वयं पीड़ित है, तो राहु देव भी मित्र के जैसे ही रिजल्ट देगा। यह राहु देव और केतु देव की योग कारक मारक कैसे देखे उसको देखने का यह नियम है। यहाँ पर शुक्रदेव की अगर स्थिति अच्छी है तो राहु देव एक को योग कारक है, और अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो राहु देव मारक होंगे। तो इस ऐसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि शुक्रदेव मान लीजिए यहीं बैठे हैं, स्वयं के घर में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, तो राहु देव मित्र की राशि के साथ बैठे हैं, तो राहु देव भी योग कारक हो गए। तो इस लगन में फर्स्ट हाउस में यहाँ पर यह दोष नहीं बनेगा। सेकंड हाउस की हम बात करें तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव और राहु देव की युति है तो देखिए राहु देव यहाँ पर 8 नंबर की राशि के साथ में, मतलब कि 8 और 9 नंबर की राशि के साथ में राहु देव हो जाते हैं नीच के, और 2 और 3 के साथ हो जाते हैं उच्च के। और जस्ट इसका उल्टा ही केतु देव के साथ होता है। वृश्चिक और धनु राशि के साथ में केतु देव उच्च के हो जाते हैं, और वृषभ और मिथुन राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राहु देव नीच के हो गए, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। फिर चंद्रदेव वो भी वृश्चिक राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि है 8 नंबर, और वृश्चिक राशि के साथ में चंद्रदेव नीच के हो गए हैं। तो देखिए चंद्रदेव की स्थिति भी बहुत बुरी हो गई है, राहु देव की स्थिति तो बुरी है ही। तो यहाँ पर यह दोष बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट देगा। और जब चंद्रदेव की या राहु देव की दशा अंतरदशा चलेगी तब यह रिजल्ट और भी बुरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में धन भाव में यह स्थिति अच्छी नहीं है और यह दोष यहाँ पर बनेगा। फिर बात करते हैं हम थर्ड हाउस की। अगर यहाँ पर चंद्रदेव और राहु देव की युति है, देखिए राहु देव के दो जो ये हाउस हैं, एक तो थर्ड हाउस और एक 11th हाउस, इन दोनों हाउस में राहु देव अच्छे रिजल्ट देते हैं, ये मैंने आपको बताया है। चाहे वह शत्रु राशि के साथ में बैठे हो तब भी, लेकिन यहाँ पर नीच के हो गए, अगर नीच के हो गए हैं, क्योंकि मैंने बताया 8-9 नंबर के साथ में राहु देव नीच के होते हैं, अगर नीच के हो रहे हैं तब यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, और यहाँ पर राहु देव नीच के ही होंगे। थर्ड हाउस में भी यह राहु देव अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए चंद्रदेव चाहे योग कारक है, लेकिन राहु देव फिर नीच के ही हैं, तो यहाँ पर भी यह दोष बनेगा। फिर बात करते हैं फोर्थ हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव या राहु देव की युति है, तो यहाँ पर चंद्रदेव योग कारक है और राहु देव बैठे हैं शनिदेव की राशि के साथ में, मतलब राहु देव शनिदेव अति मित्र हैं। तो फिर हम देखेंगे कि शनिदेव की स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही राहु देव योग कारक और मारक होंगे। मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं, शनिदेव मेष राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर शनिदेव नीच के हो रहे हैं और किसी भी कारण से अगर उनका नीच भंग नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर राहु देव भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि राहु देव मित्र राशि के साथ में भले ही बैठे हैं, लेकिन मित्र की जैसी स्थिति है वैसे ही वो रिजल्ट देंगे। तो मित्र की स्थिति नीच की है तो वो भी नीच के ही रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पर यह दोष बनेगा। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस की। यहाँ पर चंद्र और राहु देव की युति है, तो चंद्रदेव तो योग कारक है और राहु देव वही शनिदेव की राशि के साथ में है, तो शनिदेव नीच के हैं, तो राहु देव भी बुरे रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पर भी यह दोष बनेगा। फिर बात करते हैं हम सिक्स हाउस की। चंद्र प्लस राहु देव की युति है, तो चंद्रदेव तो मारक हो ही गए हैं, क्योंकि त्रिक भाव में बैठ गए हैं तो मारक हो गए हैं। राहु देव भी 6, 8, 12 में यहाँ पर मारक ही होते हैं, तो यह दोष यहाँ पर बनेगा, दोनों ही मारक हो गए हैं। फिर बात करते हैं हम सेवंथ हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और राहु देव की अगर युति है, तो यहाँ पर चंद्रदेव तो योग कारक है, लेकिन राहु देव बैठे हैं 1 नंबर की राशि, मतलब कि मंगल देव की मेष राशि के साथ में। तो मंगल देव के तो अति शत्रु है राहु देव, तो राहु देव यहाँ पर मारक होंगे, तो यह दोष इस हाउस में बनेगा। फिर बात करते हैं हम 8th हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और राहु देव की युति, देखिए चंद्रदेव वृषभ राशि के साथ में 2 नंबर की राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं चंद्रदेव,
लेकिन देखिए उच्च के भी कहाँ हुए हैं, त्रिक भाव में हुए। 6, 8, 12 में भी अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, लेकिन अगर उसका विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तो कोई मतलब नहीं होता है, वह मारक ही होगा, वह योग कारक नहीं होगा। तो यहाँ पर चंद्रदेव योग कारक नहीं है। और प्लस राहु देव भी उच्च के हो रहे हैं वृषभ राशि के साथ में। देखिए 2 और 3 राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं राहु देव, लेकिन यहाँ पर 6, 8, 12 में उच्च का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया अगर विपरीत राजयोग बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई सेंस नहीं है कि वह जो ग्रह है वह उच्च का हो रहा है। तो यहाँ पर राहुदेव उच्च के होने के बावजूद भी मारक ही होंगे, तो दोनों ही ग्रह मारक हैं, तो यहाँ पर भी यह दोष बनेगा। फिर बात करते हैं हम 9th हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और राहुदेव, देखिए चंद्रदेव की स्थिति भी अच्छी योग कारक है, राहुदेव 2 नंबर की राशि के साथ उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पर यह दोष नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की ही स्थिति बहुत अच्छी है और राहुदेव की स्थिति काफी अच्छी है। फिर बात करते हैं हम 10th हाउस की। यहाँ पर चंद्रदेव और राहुदेव की अगर युति है 10वें घर में, कर्म के घर में, तो देखिए चंद्रदेव खुद के घर में बैठे हैं, खुद की राशि के साथ में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन राहुदेव देखिए 4 नंबर कर्क राशि के साथ में बैठे हैं और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव और राहुदेव तो अति शत्रु है, तो यहाँ पर यह अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, राहुदेव मारक ही होंगे, तो यहाँ पर 10वें घर में यह दोष बनेगा। फिर बात करते हैं 11th हाउस की। यहाँ पर राहुदेव और चंद्रदेव की अगर युति है तो चंद्रदेव यहाँ पर योग कारक है, लेकिन राहुदेव यहाँ पर फिर मारक है। क्यों मारक है? क्योंकि ये बैठे हैं 5 नंबर की राशि सिंह राशि के साथ में, और सिंह राशि है सूर्य देव की। तो यह जो सूर्य देव और राहुदेव अति शत्रु है, एंटी पार्टी है, तो यहाँ पर भी यह दोष बनेगा क्योंकि राहुदेव मारक के हैं। फिर बात करते हैं 12th हाउस की। यहाँ पर अगर चंद्रदेव और राहुदेव की युति है, चंद्रदेव मारक है और राहुदेव भी त्रिक भाव में है तो मारक है, तो दोनों ही स्थिति में राहुदेव और चंद्रदेव मारक है, तो यहाँ पर भी यह चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। तो ऐसे आप केतु देव को रख के भी कर सकते हैं, राहुदेव को भी रख के कर सकते हैं कि कैसे यह दोष बन रहा है। बहुत सिंपल है देखना, थोड़ा सा आप इसको समझिए। और अगर आपको उच्च के ग्रह कौन से हैं, नीच के ग्रह कौन से हैं, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें। जो मेरी ये कुंडली बनाना देखना कैसे सीखे वो है, जो फर्स्ट पार्ट से आप देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से हाउस होते हैं, कैसे ग्रह की स्थिति होती है, कैसे उच्च के होते हैं, कैसे नीच के होते हैं। तो आपको यह जो छोटे छोटे सारे दोष हैं बस खुद आप अपनी कुंडली में देख पाएंगे। फिर यह तो हो गया चंद्र ग्रहण दोष को देखना। फिर बात करते हैं हम कि इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए सिंपल सा मैटर है, यहाँ पर चंद्रदेव पीड़ित हैं और चंद्रदेव हैं मन के कारक, मन का कारक है चंद्रदेव। मतलब आपका जो मन है, ये जो यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हैं यह चंद्रदेव नहीं है, यह आपका मन है। तो आपका मन अगर किसी ने पीड़ित किया है, आपके मन को अगर ठेस पहुंचाई है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम होते हैं, सबसे पहले होता है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, मानसिक रोग हैं वह हो सकते हैं, आत्मविश्वास है ऐसे लोगों में बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा की जो पावर है वह समाप्त हो जाती है। निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी आपको ऐसा अवसर मिला आगे बढ़ने का, तो आप फटाफट से निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके मन में उथल पुथल चलती रहेगी कि यह रास्ता सही है या यह रास्ता सही है। तो आप फटाफट से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर आप फटाफट से डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके हाथों से बहुत सारे अच्छे मौके भी आप गंवा सकते हैं। तो यह सारे जो चंद्रदेव अगर पीड़ित होते हैं तो उसके परिणाम होते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। फिर बात करते हैं हम साइड इफेक्ट, मैंने आपको बता दिया है, तो मेरी ड्यूटी है कि आपको इसके जो उपाय है वह भी मैं आपको बताऊं। तो देखिए फिर बात करते हैं हम उपाय की, निवारण की। दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो इस दोष को दूर कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है आप करें बीज मंत्र। बीज मंत्र है इनका ओम सोम सोमाय नमः, यह है बीज मंत्र।
चंद्रदेव का, चंद्रदेव को स्ट्रांग कीजिए। अगर चंद्रदेव स्ट्रांग है तो कोई भी ग्रह, चाहे वह नीच का हो, कितनी बुरी स्थिति हो, उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बीज मंत्र से, चाहे चंद्रदेव की स्थिति कैसी हो, चंद्रदेव चाहे यहाँ पर नीच के हैं, तब भी आप बीज मंत्र कीजिए। चंद्रदेव के बीज मंत्र सदा शुभ होते हैं। मारक ग्रह, नीच के ग्रह के भी आप बीज मंत्र कर सकते हैं। उससे वो जो नेगेटिविटी है उन ग्रहों की, वह कम होगी और वो बैलेंस में होंगे और वो धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट भी देने लग जाएंगे। लेकिन बीज मंत्र का यह नियम है कि आप उसे कंटिन्यू करें, और जो थोड़ा सा मेथड है, बीज मंत्र की विधि है, उससे बीज मंत्र करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि आप घूमते फिरते कहीं ट्रेन में चलते सफ़र करते बीज मंत्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं एक बीज मंत्र करने में। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और प्रॉपर जो इसका मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप बीज मंत्र कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम सेकंड उपाय की, वो है हमारा रुद्राक्ष। देखिए, रुद्राक्ष आप चंद्रदेव का पहन सकते हैं। चंद्रदेव का रुद्राक्ष है दो मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, उससे भी चंद्रदेव स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर देखिए राहुदेव नीच के हैं या राहुदेव मारक हैं, केतुदेव नीच के हैं या केतुदेव मारक हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 मुखी आप धारण करें राहु देव के लिए और 9 मुखी आप धारण करें केतु देव के लिए। दोनों ही ग्रह से, जिसे भी आपकी कुंडली में या राहु देव से या केतु देव से जिस ग्रह से दोष बन रहा है, जिस ग्रह से चंद्रदेव पीड़ित है, तो उनका आप बीज मंत्र तो कर ही सकते हैं। बीज मंत्र मैंने आपको बताया है कि आप चंद्रदेव का कीजिए, और राहु देव और केतु देव को शांत करने के लिए भी आप बीज मंत्र करें, उससे भी राहु देव और केतु देव शांत होंगे और साइड इफेक्ट जो उनके बुरे रिजल्ट हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो भी कम हो जाएगी और उससे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप उनको शांत करने के लिए बीज मंत्र के साथ साथ इन दोनों के जो रुद्राक्ष है वह रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, वह है रत्न की। देखिए, रत्न तो हमें राहु देव और केतु देव के नहीं पहनने चाहिए। मेरे पास कितने ही कमेंट आते हैं, कुंडली भी आती है तो उसमें वो पूछते हैं कि मैंने ये गोमेद पहन रखा है या कैटाइस पहन रखा है, राहु देव केतु देव के रत्न पहन रखे हैं, तो मैं इनको कंटिन्यू रखूं। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ राहु देव और केतु देव के रत्न। देखिए, यह सिर्फ है छाया ग्रह, इनकी खुद की कोई राशियाँ नहीं है। और प्लस राहु देव केतु देव चाहे उच्च के हैं कुंडली में, चाहे बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी 1/4 हिस्सा थोड़ा बहुत वह नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे ही जब उनकी दशा अंतरदशा चलेगी। राहुदेव कितनी भी अच्छी स्थिति में है, फिर भी उनकी दशा अंतरदशा में वह डिस्टर्ब तो आपको करेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको फुल वो 100% अच्छे रिजल्ट देगा। इसीलिए राहुदेव और केतु देव के रत्न कभी भी कोई भी धारण नहीं करे, चाहे कितना ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करता है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद पहन के देखें, आपको उसके रिजल्ट अच्छे कभी नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं रत्न में, तो रत्न में आप चंद्रदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्रदेव का रत्न है मोती और मून स्टोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चंद्रमणि। लेकिन देखिए, रत्न धारण करने में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चलित देखनी पड़ती हैं और उसकी स्थिति देखनी पड़ती है, अस्त हो रहा है या नहीं, 6, 8, 12 में है या नहीं है, नीच राशि के साथ में है या नहीं है। तो रत्न कभी भी आप ऐसे धारण न करें। कुंडली विश्लेषण अच्छे से करवाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और फिर वह अगर आपको सजेस्ट करते हैं रत्न, तभी आप रत्न धारण करें। बिना सोचे समझे कभी भी कोई रत्न धारण ना करें, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे त्रिक भाव में बैठे ग्रह का भी रत्न धारण करते हैं तो इसके आपको बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है यह आज की वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं, ताकि अगर किसी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो वो खुद देख सके, खुद उसका उपाय कर सके। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।